11 मई 1998 दोपहर 43 राजस्थान का पोखरण। तपते रेगिस्तान के नीचे एक ऐसा राज छिपा था जो कुछ ही पलों में दुनिया को हिला देने वाला था। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, हर नजर एक बटन पर टिकी थी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 10, 9, 8, हर सेकंड दिल की धड़कन जैसा लग रहा था। कमरे में मौजूद हर वैज्ञानिक जानता था कि अगला पल इतिहास बदल सकता है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ इंतजार। 3, 2, 1, बटन दबा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, जैसे समय रुक गया हो। लेकिन फिर अचानक धरती कांप उठी और रेत का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। पोखरण की जमीन जाग चुकी थी। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये भारत की ताकत का ऐलान था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। असल में ये कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत दशकों पहले हुई थी, जब 1947 में भारत आजाद हुआ और दुनिया दो शक्तियों में बंट चुकी थी। हर तरफ परमाणु हथियारों की दौड़ थी। भारत एक नया देश था, संसाधन सीमित थे और खतरे चारों ओर थे। लेकिन वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा ने दूर की सोच ली थी कि बिना परमाणु शक्ति के भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। 1962 में चीन के साथ युद्ध और फिर 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण भारत के लिए बड़ा झटका था। ये साफ हो गया कि अगर भारत मजबूत नहीं हुआ तो खतरा बढ़ता जाएगा। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। दुनिया चौंक गई, लेकिन इसके बाद भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए और तकनीकी मदद रोक दी गई। ये सिर्फ शुरुआत थी। भारत को अभी असली परमाणु शक्ति बनना बाकी था। लेकिन हर कदम पर दबाव और निगरानी थी, खासकर अमेरिका की नजर हर गतिविधि पर थी। 90 के दशक में हालात और कठिन हो गए। दुनिया ने CTBT संधि लाई, जिससे नए देशों के लिए परमाणु परीक्षण लगभग असंभव हो जाता। भारत पर हस्ताक्षर करने का भारी दबाव था। अगर भारत मान जाता तो कभी परमाणु शक्ति नहीं बन पाता, लेकिन अगर मना करता तो आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ जाता। ये एक कठिन मोड़ था। इसी बीच 1995 में भारत ने गुप्त परीक्षण की तैयारी शुरू की। सब कुछ सावधानी से किया जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरी योजना को खतरे में डाल दिया। पोखरण में बिछाए गए केबल ठीक से छुपाए नहीं गए थे। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने उन्हें पकड़ लिया और तुरंत CIA को शक हो गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिका ने तुरंत दबाव बनाया। भारत को चेतावनी दी गई कि अगर परीक्षण किया गया तो गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए। आखिरकार भारत को उस समय पीछे हटना पड़ा। ये एक बड़ा झटका था। वैज्ञानिकों के लिए ये हार थी, लेकिन ये हार एक बहुत बड़ी सीख भी बन गई। अब भारत समझ चुका था कि दुश्मन कैसे देखता है, कैसे सोचता है और कैसे पकड़ता है। ये जानकारी आगे आने वाले मिशन के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। 1995 की वो नाकामी भारत के लिए अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। वैज्ञानिकों ने हर गलती का विश्लेषण किया और समझ लिया कि अगली बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। समय बीता और मार्च 1998 में भारत में नई सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आते ही साफ कर दिया कि अब भारत दबाव में नहीं झुकेगा। कुछ ही दिनों बाद एक बेहद गुप्त बैठक हुई। कमरे में सिर्फ चुनिंदा लोग मौजूद थे। वाजपेयी ने सीधे पूछा, परीक्षण के लिए कितना समय चाहिए? जवाब आया, करीब 30 दिन। वाजपेयी ने बिना देर किए कहा, तैयारी शुरू कीजिए। ये छोटा सा आदेश इतिहास बदलने वाला था। यहीं से ऑपरेशन शक्ति की असली शुरुआत हुई। ये मिशन इतना गुप्त था कि सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी इसकी जानकारी से दूर रखे गए। सिर्फ कुछ वैज्ञानिक, सेना के अधिकारी और शीर्ष नेतृत्व ही इस राज को जानते थे। सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट इतने शक्तिशाली थे कि जमीन पर छोटी से छोटी गतिविधि भी पकड़ सकते थे। लेकिन इस बार भारत ने सीधी टक्कर लेने की बजाय चालाकी का रास्ता चुना। वैज्ञानिकों ने पहले सैटेलाइट्स की चाल को समझने का फैसला किया। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की मदद से ये पता लगाया गया कि सैटेलाइट कब कब पोखरण के ऊपर से गुजरते हैं और उनके बीच कितना समय का अंतर होता है। कैलकुलेशन से पता चला कि कुछ घंटों का गैप होता है जब सैटेलाइट उस इलाके को नहीं देख पाते। यही समय भारत का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तय हुआ कि पूरा काम सिर्फ उन्हीं घंटों में होगा जब सैटेलाइट की नजर नहीं होगी, यानी देर रात या सुबह से पहले का समय सबसे महत्वपूर्ण था। अब सवाल था कि इतनी बड़ी टीम को कैसे छुपाया जाए। अगर वैज्ञानिक सीधे वहां जाते तो शक होना तय था। इसलिए एक अनोखी योजना बनाई गई। सभी वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई, उन्हें नए नाम दिए गए और उनके व्यवहार तक को बदला गया ताकि वे असली सैनिकों जैसे लगे।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज। डॉक्टर आर चिदम्बरम को नया नाम मिला और बाकी वैज्ञानिकों को भी सैन्य पहचान दी गई। उन्हें चलने, बोलने और व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी गई ताकि अगर कोई देखे तो उसे लगे कि ये सामान्य सैन्य गतिविधि है। पोखरण में सेना की मौजूदगी आम बात थी, इसलिए ये योजना बेहद प्रभावी साबित हुई। अब वैज्ञानिक बिना शक के वहाँ काम कर सकते थे। रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री के पार होता था, इसलिए दिन में कोई काम नहीं होता। सब कुछ शांत दिखता था, जैसे वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा हो। लेकिन जैसे ही रात होती, असली काम शुरू होता। मशीनें चलती, खुदाई होती और गहरे शाफ्ट तैयार किए जाते जहाँ परमाणु उपकरण रखे जाने थे। ये काम बेहद कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन हर व्यक्ति जानता था कि वो इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। धीरे धीरे योजना आकार ले रही थी और भारत एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रात के अंधेरे में पोखरण की रेत के नीचे खामोशी से इतिहास लिखा जा रहा था। 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट और वैज्ञानिक मिलकर गहरे शाफ्ट खोद रहे थे जिनमें परमाणु उपकरण रखे जाने थे। इन शाफ्ट के नाम भी कोड में रखे गए थे, जैसे व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण। हर नाम के पीछे एक अलग कहानी और पहचान छिपी थी। काम सिर्फ रात में होता था, लेकिन असली चुनौती सुबह से पहले सब कुछ मिटा देना था, क्योंकि सूरज के साथ सैटेलाइट्स की नजर भी वापस आ जाती थी। जवान रेत को इस तरह फैलाते थे कि वो प्राकृतिक टीलों जैसी लगे। खुदाई के निशान, टायर के मार्ग और मशीनों के ट्रैक पूरी तरह मिटा दिए जाते थे। टायर के निशान मिटाने के लिए जवान झाड़ियों को अपने पीछे बांधकर चलते थे ताकि रेत फिर से वैसी ही दिखे जैसी पहले थी। ये एक अद्भुत छल था। मशीनों को भी सुबह उसी जगह और उसी दिशा में खड़ा किया जाता था जैसे वे कई दिनों से वही पड़ी हों, ताकि ऊपर से देखने पर कुछ भी बदला हुआ न लगे। सबसे बड़ी सावधानी केबल्स को लेकर बरती गई। इस बार उन्हें सीधी लाइन में नहीं बिछाया गया, बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्तों में दबाया गया ताकि सैटेलाइट उन्हें पहचान न सके। हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया जा रहा था, क्योंकि एक भी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी और दुनिया को सब पता चल सकता था। अब सबसे खतरनाक चरण था परमाणु कोर को पोखरण तक पहुंचाना। ये काम जितना जरूरी था उतना ही जोखिम भरा भी था। मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से इन कोर को साधारण लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया। बाहर से देखने पर ये आम सामान जैसे लगते थे। कोई भारी सुरक्षा नहीं, कोई सायरन नहीं, सब कुछ सामान्य तरीके से किया गया ताकि किसी को शक न हो कि इतने महत्वपूर्ण उपकरण ले जाए जा रहे हैं। इन्हें रात के समय भारतीय वायुसेना के N-32 विमान से जैसलमेर लाया गया। वहां से साधारण सेना के ट्रकों में पोखरण पहुंचाया गया। सड़कों पर कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं थी। अगर किसी ने देखा भी होगा तो उसे लगा होगा कि ये सामान्य सैन्य सामग्री है। यही असली चाल थी। धीरे धीरे सभी उपकरण अपने स्थान पर पहुंच गए। अब बस अंतिम तैयारी बाकी थी, जो आने वाले दिनों में पूरी होने वाली थी। जैसे जैसे 11 मई की तारीख नजदीक आ रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। हर व्यक्ति जानता था कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय हर पल की खबर ले रहा था। वही पोखरण में वैज्ञानिक अंतिम जांच में जुटे हुए थे। बम शाफ्ट के अंदर स्थापित कर दिए गए थे और उन्हें कंक्रीट और रेत से सील कर दिया गया था ताकि कोई रेडिएशन बाहर न निकल सके। सब कुछ तैयार था, लेकिन प्रकृति अभी भी इस कहानी का हिस्सा बनने वाली थी, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। 11 मई 1998 की सुबह पोखरण में सब कुछ तैयार था। शाफ्ट के अंदर परमाणु उपकरण स्थापित किए जा चुके थे और कंट्रोल रूम में अंतिम जांच चल रही थी। हर व्यक्ति सतर्क था, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित समस्या सामने आई। अचानक हवा की दिशा बदल गई और वो पास के खेतोलाई गांव की ओर बहने लगी। इससे खतरा बढ़ गया। अगर विस्फोट के बाद रेडिएशन बाहर निकलता तो हवा उसे सीधे गांव तक ले जा सकती थी। ये जोखिम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने तुरंत फैसला लिया कि परीक्षण रोका जाएगा। उन्होंने साफ कहा, हम अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। दिल्ली में बैठे नेता बेचैन हो गए। हर गुजरता मिनट खतरे को बढ़ा रहा था, क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट किसी भी समय उस क्षेत्र को स्कैन कर सकते थे। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिक मौसम के आंकड़ों को ध्यान से देख रहे थे और बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए। गर्मी बढ़ती जा रही थी और तनाव अपने चरम पर था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या आज
परीक्षण हो पाएगा। दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम में बदलाव आया। हवा की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी और गांव से दूर जाने लगी। ये वही क्षण था जिसका सभी को इंतजार था। तुरंत फैसला लिया गया कि अब परीक्षण किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली को संदेश भेजा, विंड इज क्लियर, वी आर रेडी। जवाब आया, गो अहेड। अब कोई रुकावट नहीं थी। समय तय हुआ दोपहर 3:45। कंट्रोल रूम में सभी अपनी अपनी जगह पर तैयार हो गए। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर सेकंड जैसे भारी हो गया था। किसी की सांसें तेज थी तो कोई आंखें बंद किए खड़ा था। 3, 2, 1 और बटन दबा दिया गया। कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अगले ही क्षण जमीन जोर से कांप उठी। एक भयंकर धमाके के साथ रेत का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। धरती के अंदर हजारों डिग्री तापमान पैदा हुआ और चट्टानें पिघलने लगी। ये दृश्य किसी भूकंप से कम नहीं था। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर दिए थे। ये पूरी तरह सफल रहे और किसी भी तरह का रेडिएशन बाहर नहीं निकला। कंट्रोल रूम में मौजूद वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने एक दूसरे को गले लगाया। ये सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत थी। उस पल भारत ने दुनिया को बता दिया था कि वो अब किसी से पीछे नहीं है। ये एक नए भारत का जन्म था। कुछ ही देर बाद ये खबर दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सामने आए और उन्होंने ऐलान किया, भारत अब एक परमाणु शक्ति है। ये बयान छोटा था लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। दुनिया के कई देशों को इसकी भनक तक नहीं थी कि भारत ऐसा कदम उठाने वाला है। वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आधी रात में जगाया गया और उन्हें बताया गया कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। CIA और पेंटागन में अफरातफरी मच गई। अरबों डॉलर के सैटेलाइट होने के बावजूद वे इस मिशन को पकड़ नहीं पाए थे। ये घटना दशक की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर कही गई। दुनिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत ने इतनी चुपचाप ये सब कर लिया। 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने 2 और परीक्षण किए। अब कुल 5 परीक्षण पूरे हो चुके थे और ऑपरेशन शक्ति सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था। लेकिन इसके बाद असली चुनौती शुरू हुई। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। विदेशी निवेश रुक गया। अंतर्राष्ट्रीय मदद बंद हो गई। दुनिया को लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन भारत झुका नहीं। देश के भीतर एकजुटता बढ़ी और प्रवासी भारतीयों ने भी आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सरकार और जनता ने मिलकर इन प्रतिबंधों का सामना किया। धीरे धीरे भारत ने खुद को संभाल लिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ वर्षों में दुनिया को समझ आ गया कि भारत को दबाना आसान नहीं है। धीरे धीरे प्रतिबंध हटने लगे और भारत को मान्यता मिलने लगी। आज पोखरण का वह दिन सिर्फ एक परीक्षण नहीं बल्कि आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक बन चुका है। ये उन वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये उन सैनिकों की कहानी है जिन्होंने चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाई और इतिहास रच दिया बिना किसी पहचान के। ऑपरेशन शक्ति ने भारत को एक नई पहचान दी। अब दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ये घटना हमें सिखाती है कि सही योजना, धैर्य और हिम्मत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जब एक देश अपने लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पोखरण की रेत में लिखा गया ये इतिहास आज भी हमें प्रेरणा देता है और याद दिलाता है कि आत्मविश्वास ही असली ताकत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत के आत्मगौरव की पहचान है। जय हिंद।